कांता बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरी भी आंखें नम हो गईं। मुझे बाबा से मिले ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर इतने कम वक्त में उसने मेरे जहन पर गहरे नुकूश छोड़े थे। उसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत, जीवन भर की तपस्या बगैर मांगे मेरे हवाले कर दी। मरने के बाद वो बहुत पुरसुकून लग रहा था। शायद उसे यकीन था कि उसकी तरह मैं भी कांता की हिफाजत करूंगा। मैंने उससे वादा तो कर लिया था, मगर अब सोच रहा था कि मैं ये वादा निभा भी सकूंगा। मैं तो खुद हालात के जबर का शिकार था, बमुश्किल तमाम खुद को बचाए हुए था। मेरे सर पर तो कोई साइबान तक नहीं था। मैं भला कांता की हिफाजत कैसे कर सकता था? मगर मैंने एक मरते हुए इंसान से जो वादा किया था उसे तो बहरहाल निभाना ही था। कांता अभी तक बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने अफसुर्दगी से कहा, बस करो कांता, अभी हमें बहुत से काम करने हैं। और हमें क्या, ये सब तो तुम ही को करना होगा। मैं तो फौरी तौर पर कुछ करने के काबिल भी नहीं हूँ। कांता ने आंसू पोंछकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। मैंने हैरत से कहा, कैसे कर लोगी? सबसे पहले तो मंगल को वहां से उतारना है, फिर बाहर जो लाशें पड़ी हैं उन्हें ठिकाने लगाना है, बाबा का क्रियाक्रम करना है। कांता बोली, मैंने कहा ना, सब हो जाएगा, आओ पहले मंगल को उतार लें। ये कहकर वो कुटिया से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकला। बाहर वही मंजर था। छोटी सी जगह में 5 लाशें पड़ी हुई थीं। उन सबके चेहरे भयानक हो गए थे, आंखें फटी हुई थीं और जिस्म अकड़ गए थे। कांता उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर दरख्तों के झुंड की तरफ चली गई। हम दरख्तों के झुंड में पहुंचे तो मंगल की झुंझुलाई हुई आवाज सुनाई दी, कामरान, कांता, तुम लोग कहाँ रह गए थे? अगर अभी और कुछ देर ना आते तो मैं खुद ही इस मचान से नीचे उतर आता। फिर वो चौंक कर बोला, बाबा का क्या हाल है? कांता भर्राई हुई आवाज में बोली, बाबा हमें छोड़कर चले गए। फिर वो मंगल से मुखातिब हुई, बोली, इस टोकरी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नीचे उतार लूंगी। मंगल ने कहा, तुम क्यों उतारोगी? कामरान को क्या हुआ है? उसके पैर जख्मी हैं, हाथ तो ठीक हैं, रस्सा तो ये भी पकड़ सकता है। तब मेरी समझ में आया कि बाबा ने मंगल को मचान तक कैसे पहुंचाया था। उसने एक बड़ी सी टोकरी में रस्सा बांधकर उसे दरख्त की एक मजबूत शाख पर फेंक दिया था। फिर दूसरी तरफ से वो रस्सा खींच लिया था। यूं मंगल उस टोकरी में बैठकर मचान तक पहुंच गया था। रस्से का एक सिरा उस वक्त भी एक दरख्त के तने से बंधा हुआ था, मगर कांता जैसी नाजुक लड़की मंगल का बोझ कैसे उठा सकती थी? मैंने कहा, तुम रहने दो कांता, मंगल को मैं नीचे उतार लूंगा। बोली, मगर तुम्हारे हाथ अभी इस काबिल नहीं हैं। मैंने कहा, ऐसा करो, मेरी हथेलियों पर कोई कपड़ा लपेट दो, फिर रस्सा पकड़ने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। कांता ने चंद लम्हे सोचा, फिर अपनी सारी कपल्लू मेरी हथेलियों के गिर्द लपेटने लगी। मैंने हंसकर कहा, इससे तो बेहतर है कि तुम भागकर कोई दूसरा कपड़ा ले आओ। मंगल खासा वजनी है, अगर इसे उतारते हुए झटके से तुम्हारी सारी खुल गई तो। कांता ने झेंप कर कहा, अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो। मैंने आगे बढ़कर रस्सा थाम लिया। कांता ने उसकी गिरा खोली तो मैं रस्से को आहिस्ता आहिस्ता ढील देने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे खाली टोकरी नीचे आ रही हो। शायद मंगल टोकरी में बैठा ही नहीं था। मैंने हाथ रोककर उसे आवाज दी, कहा, मंगल बैठ गए टोकरी में? बोला, हाँ बैठ गया यार, अब मुझे नीचे भी उतारो। मैं फिर रस्से को ढील देने लगा, मगर मुझे वजन का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा था। फिर मुझे मंगल टोकरी में लटका हुआ नजर आया तो मुझे हैरत हुई कि मुझे उसका वजन क्यों महसूस नहीं हो रहा। अचानक मुझे बाबा की बात याद आ गई। उसने कहा था कि मेरे हाथों में बेपनाह कुव्वत आ जाएगी। वाकई मेरे बाजुओं में बला की कुव्वत पैदा हो चुकी थी। मैंने बहुत एहतियात से मंगल को नीचे उतार लिया। नीचे उतरते ही उसकी नजर सबसे पहले मेरे हाथों पर पड़ी। वो बेख्तियार बोल पड़ा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे हाथों पर गर्म पानी गिर गया है। मैंने बात बनाई, वरना उसे अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ बताना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि मंगल को इस बारे में कोई इल्म हो। जब बाबा ने इसे राज रखा था तो मैं इस बात को क्यों अफशा करता। वो बोला, अच्छा, मुझे जरा सहारा देकर बाहर निकालो। मैंने तशवीश से कहा, क्या तुम कुटिया तक चल सकोगे? वो बोला, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, यूं करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ये कहकर मैं जमीन पर बैठ गया। मंगल मेरी पुश्त पर सवार हो गया। मैं उसे लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ पर किसी किस्म का कोई बोझ ना हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने मुझे और मंगल को इतनी आसानी से कैसे उठा लिया था। मैं उसे लिए हुए कुटिया में पहुंचा और एक कोने में बिछी हुई दरी पर बिठा दिया। फिर मैंने कांता से कहा, मुझे कोई ऐसा कपड़ा दो जिसे मैं अच्छी तरह अपने हाथों पर लपेट लूं। कांता ने अपनी सारी फाड़ कर मुझे कपड़ा दे दिया। मैंने वो कपड़ा अच्छी तरह हाथों पर लपेट लिया। अब मैं आसानी से अपने हाथ इस्तेमाल कर सकता था। यूं भी मेरे हाथों की रंगत तेजी के साथ नॉर्मल हो रही थी। बाबा ने ठीक ही कहा था कि मुश्किल से 12 घंटे में मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, पहले मैं बाहर वाली लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर बाबा का क्रियाक्रम करेंगे। मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं कि क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। कांता ने कहा, वो तुम्हें मंगल बता देगा। यूं भी यहाँ कोई पंडित तो है नहीं जो श्लोक पढ़ेगा।
मेरे साथ कांता भी बाहर आ गई। मुझे उन लोगों की गाड़ी की तलाश थी। गाड़ी वहां से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड से बाहर की तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा था कि उन सब की लाशें उसी गाड़ी में ठूंस कर उसमें आग लगा दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि उसमें से पेट्रोल निकाल लेना चाहिए, वो हमारी जीप में काम आ सकता था। गाड़ी के इग्निशन में चाबी मौजूद थी। मैंने चाबी निकाल कर डिक्की खोली। उसमें मुझे रबर का पतीला, एक पाइप और डिब्बा मिल गया। इस किस्म की चीजें गाड़ी वाले इमरजेंसी के तौर पर गाड़ी में रखते हैं। मैंने गाड़ी का पेट्रोल टैंक खोलकर उसमें पाइप डाला और उसके जरिए डिब्बे में पेट्रोल निकाल लिया। वो खासा बड़ा डिब्बा था, तकरीबन 20 लीटर का होगा। डिब्बा पूरा भर गया। फिर मैंने गाड़ी की तलाशी ली। उसमें से और कोई काम की चीज न निकली। ग्लव कंपार्टमेंट में कुछ नकदी रखी हुई थी। मैंने वो नोट निकाल कर जेब में रख लिए। फिर मैंने एक एक करके उन सबको गाड़ी में ठूसा। उनमें से एक के पास रिवॉल्वर था। बकिया लोगों के पास से वैसे ही खंजर बरामद हुए जिससे बाबा जख्मी हुआ था। मैंने वो खंजर बहुत एहतियात के साथ गाड़ी से निकले हुए एक कपड़े में लपेट लिए। इस काम से फारिग होकर मैंने कांता से कहा, मैं अब इस गाड़ी को आग लगाना चाहता हूँ। यहीं लगा दूं या गाड़ी कहीं और ले जाऊं? वो बोली, वैसे तो ये जगह बिल्कुल जंगल में है, इस तरफ कोई नहीं आएगा, मगर इसे कहीं दूर ले जाकर आग लगाओ तो अच्छा है। जलते हुए गोश्त की चिरांद और बदबूदार धुआं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो कुछ सोचकर बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक खाई है, गाड़ी को उसमें गिराकर ऊपर से पेट्रोल छिड़क देना, फिर आग लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, तुमने तो बहुत समझदारी की बात की। चलो मुझे बताओ किस तरफ है वो खाई। बोली, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो एक तरफ रवाना हो गई। उसकी चाल बहुत दिलकश थी। मेरे साथ गाड़ी में कई लाशें थीं और मैं उसकी चाल में खोया हुआ था। फिर मैंने सर झटक कर सोचा, ये मैं किस अंदाज में सोच रहा हूँ? मेरी मंजिल कांता या कोई और हसीन लड़की तो नहीं। अम्मी की मौत के बाद मैंने अहद किया था कि कोई लड़की मेरी जिंदगी में दाखिल नहीं होगी। फिर ये मुझे क्या हो रहा था? मैं तो ऐसा था जिसे ग्लोरिया का हुस्न भी ना पिघला सका। फिर ये कांता क्यों? क्या इस बूढ़े ने मुझे कोई ऐसी दवा पिला दी है जिसे पीने के बाद इंसान को अपने जज्बात पर काबू न रहे? ये ख्याल ही इतना हौलनाक था कि मुझे पसीना आ गया। हर चीज के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, तो क्या उन जड़ी बूटियों और सुफूफों का साइड इफेक्ट ये था? मैं कोई पारसा नहीं था। मैं तो सही मानों में मुसलमान तक नहीं था। मुसलमानों वाला नाम रख लेने से कोई मुसलमान तो नहीं हो जाता। नाना के इंतकाल के बाद मैंने शायद ही कभी नमाज पढ़ी हो। मैं हर काम अपनी मर्जी से करना चाहता था, बेशक वो बुरा ही हो। मगर मुझे महसूस हो रहा था कि उस बूढ़े ने मुझे बेपनाह ताकत देकर गोया मेरी मर्जी सलब कर ली थी। मैंने सर को जोरदार झटका दिया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस वक्त मेरा मिशन ज्यादा अहम है। उसकी राह में अगर कांता ने भी दीवार बनने की कोशिश की तो मैं उसे भी रौंदता हुआ गुजर जाऊंगा। मैंने बूढ़े से जो वादा किया था मुझे उसका पास था, मगर उस वक्त तक जब तक वो मेरे मफाद से और मेरे मुल्क के मफाद से न टकराए। कांता बेझिझक चली जा रही थी। उसे यह भी एहसास नहीं था कि इन नाहमवार रास्तों पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। फिर वो एक जगह ठहर गई। उसे रुकता देखकर मैंने भी लाशौरी तौर पर गाड़ी रोक दी, मगर मैं अब तक अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। फिर उसकी आवाज पर ही चौंका। क्या हुआ कामरान, किसी मुर्दे से राजो न्याज कर रहे हो? मैंने चौंक कर कहा, कहाँ है वो खाई? उसने इशारे से बताया कि उस तरफ वो खाई है। मैंने गाड़ी से उतरकर खाई का जायजा लिया। वहां थोड़ी बहुत चढ़ाई थी। फिर वो रास्ता ढलान की सूरत में खाई की तरफ जाता था। मैंने पेट्रोल का डिब्बा निकाल कर कांता को दिया और खुद गाड़ी स्टार्ट करके चढ़ाई पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। गाड़ी सीधी खाई की तरफ बढ़ी और एक जोरदार धमाके से खाई में जा गिरी। उसका इंजन स्टार्ट ही था, इसलिए मुझे आग लगाने की भी जरूरत न पड़ी। गाड़ी के इंजन में खुद ब खुद आग लग गई। मैंने एहतियात के तौर पर कांता से पेट्रोल का डिब्बा लेकर कुछ पेट्रोल जलती हुई गाड़ी पर फेंक दिया। एक धमाका हुआ और गाड़ी धड़ाधड़ जलने लगी। मैंने घूमकर कांता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटा ली और उसने वापस चलने को कहा। मंगल का जख्म भी हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो चुका था। बाबा का क्रियाक्रम किए 3 रोज हो चुके थे। मैंने वक्फे वक्फे से अपने हाथों पर उस मरहम का लेप किया और अब मेरे हाथ बिल्कुल ठीक थे। मैं उस जंगल से रवानगी का फैसला कर चुका था। कांता ने तमाम जरूरी सामान एक बक्स में भर लिया था। मंगल भी चलने फिरने के काबिल हो चुका था। हम लोग तय कर चुके थे कि आइंदा हमें क्या करना है। मंगल तो मेरे साथ रहने पर मुसिर था, मगर मैं उसे साथ नहीं रखना चाहता था। मैं तो कांता को भी उसके साथ ही भेजना चाहता था, मगर बाबा से किया हुआ वादा मेरी राह में हायल हो गया। मैंने मंगल से कहा था कि वो मुझे किसी आबादी तक छोड़कर खुद अपने ठिकाने की तरफ निकल जाए। उस वक्त शायद शाम के 5 साढ़े 5 बजे थे। हम लोग कोयलों की अंगीठी जलाए बैठे थे। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। अचानक मैं चौंक उठा। मेरे कानों में कई गाड़ियों के इंजन की आवाज आ गई। मेरी तरह मंगल भी सर उठाए आवाज की समत मालूम करने की कोशिश कर रहा था।
हमारा असलहा तैयार था। मैंने राइफल कंधे से लटकाई और कांता का वो बक्स उठा लिया जिसमें उसका सामान था। मैंने कांता से कहा, तुम उस मचान पर चढ़ जाओ। कांता चिढ़कर बोली, मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने इससे पहले भी ये महसूस किया था कि वो मेरे साथ साथ रहने की कोशिश करती थी। शायद उसे खतरा था कि मैं उसे छोड़कर भाग जाऊंगा। हम दोनों ने उसे बमुश्किल तमाम मचान पर चढ़ने पर आमादा किया और खुद दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़े। अचानक एक फायर हुआ और गोली मेरे बालों को छूती हुई गुजर गई। मैं और मंगल बेख्तियार जमीन पर गिर गए। फिर लगातार फायर होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गोलियों की बारिश हो रही हो। कोई गुर्रा कर बोला, अपने हथियार फेंक दो वरना छलनी कर देंगे। मैंने अचानक कलाबाजी खाई और लुढ़कता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ा। उसी वक्त पै दर पै कई फायर हुए। फिर कांता की वहशतज़दा आवाज सुनाई दी, कामरान। मैं भड़क कर पलटा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कांता का मुंह दबोच लिया हो। मैं दीवानावार कांता की आवाज की तरफ लपका, मगर फिर जबरदस्त फायरिंग हुई और मंगल की चीख से फजा गूंज उठी। मंगल की कर्बनाक चीख और कांता की घुटी घुटी आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि अगर मेरे सितारे उस लम्हे अच्छे न होते तो शायद मैं भी अब तक लाश में तब्दील हो चुका होता। मैंने सोचा, काश बाबा मुझे कोई ऐसी दवाई भी दे देता जिससे गोली मुझ पर असर न करती। फिर फायरिंग में अचानक शिद्दत आ गई। मैं बैठा हुआ तो पहले ही था, अब फुर्ती से लेट गया। मुझे फौरी तौर पर यह फैसला करना था कि मंगल की तरफ जाऊं या कांता की तरफ। फिर मंगल की अजियत भरी चीख ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसकी ये चीख बहुत कर्बनाक थी। मैं जानता था कि अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। एक अरसे से मैं इस किस्म की चीखें और कराहें सुन रहा था और अब मुझे इतना तजुर्बा हो चुका था कि मरते हुए इंसान के हलक से किस किस्म की चीख बरामद होती है। बिल्कुल चिड़ियाघर के उस चौकीदार की तरह जो रात के सन्नाटे में खूंखार दरिंदों की आवाजें सुनकर पहचान लेता है कि ये गुर्राहट तेंदुए की है या चीता गुर्रा रहा है। अब मुझे कांता की तरफ से तशवीश थी। फायरिंग इतनी शदीद थी कि गोया गोलियों की बारिश हो रही थी। मैं अगर उस वक्त थोड़ी सी भी बेहतियाती करता तो मंगल की तरह मैं भी हमेशा के लिए खामोश हो जाता। मैं जमीन पर लेटे लेटे अंदाजे से उस तरफ रेंगने लगा जिधर कांता मौजूद थी। यह भी मुमकिन था कि उन लोगों ने कांता को वहां से हटा दिया हो, मगर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मेरी समझ में ये नहीं आया था कि ये कौन लोग हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे। कांता ने फिर मुझे पुकारने की कोशिश की, कामरान, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। आवाज इस मर्तबा निस्बतन नजदीक से आई थी और खासी हद तक समत का तायुन भी हो गया था। खतरा तो बस ये था कि कांता को पकड़ने वाला मेरी नकलो हरकत न देख रहा हो। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा था, वरना अब तक वो मुझे गोली का निशाना बना चुका होता। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो मुझे कांता की पुश्त दिखाई दी। उसे एक लहीम शहीम शख्स ने दबोच रखा था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह कांता को कंधे पर उठा ले, मगर एक हाथ से ये काम करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसके दूसरे हाथ में वो बक्स था जिसमें कांता का सामान और दवाओं की शीशियां थीं। वो शायद ये समझ रहा था कि उस बक्स में जेवरात या हीरे जवाहरात हैं। जब भी कांता के साथ साथ उसे उस बक्स की फिक्र भी थी। उसका दूसरा हाथ कांता के मुंह पर जमा हुआ था ताकि वो आवाज न निकाल सके। मुझे वो अक्ल से बिल्कुल पैदल लग रहा था। कांता को काबू करने के बाद भी तो वो बक्स उठा सकता था। उसकी नजर अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। फायरिंग में अब वो पहले वाली शिद्दत तो नहीं रही थी, मगर उसका सारा जोर कुटिया की तरफ था। फायरिंग करने वालों का ख्याल होगा कि कुटिया में अभी मजीद लोग मौजूद होंगे। जिस शख्स ने कांता को पकड़ा हुआ था वो फिलहाल खाली हाथ था, मगर उसकी जेब का उभार बता रहा था कि उसमें रिवॉल्वर या पिस्तौल मौजूद है। मैं गैर महसूस तरीके से कुछ और आगे बढ़ा। मेरा इरादा था कि उस शख्स को अचानक छाप लूंगा, मगर जमीन पर बिखरे हुए खुश्क पत्ते मेरे जिस्म की रगड़ से सरसरा उठे। उस शख्स ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कांता को एक तरफ धकेल कर मेरी तरफ लपका। इस दौरान में उसका हाथ अपने जेब की तरफ चला गया। खाली हाथ मैं भी नहीं था, मगर मैं फायर करके उसके दूसरे साथियों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करना चाहता था। मैंने लेटे ही लेटे जकंद भरी और उस शख्स को लिए हुए ढेर हो गया। जेब से उसका हाथ बाहर निकल आया, मगर वो रिवॉल्वर निकालने में कामयाब न हुआ था। यूं भी उसे शायद अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था और वो बिलाशुबा लड़ने भिड़ने में भी माहिर था। वो मछली की तरह तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया। वो उठकर खड़ा हुआ ही था कि मैंने उसे दोबारा पकड़ लिया। उसने दोनों हाथ मेरी कमर के गिर्द यूं हमायल किए जैसे मुझसे मुआनिका कर रहा हूं। फिर उसकी गिरफ्त में सख्ती आती गई। वो मुझे इतनी कुव्वत से दबा रहा था कि मेरी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी 2-4 पसलियां टूट चुकी होती। बाबा ने लाख मुझे दवाएं और सुफूफ घोल कर पिलाए थे, मगर मैं था तो एक इंसान। उसकी गिरफ्त इतनी तंग हो गई कि मेरा सांस रुकने लगा। मैंने अपनी पेशानी पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर दे मारी। नाक पर कहना तो गलत होगा, क्योंकि वो मुझसे इतना ऊंचा था कि मेरी पेशानी बमुश्किल उसकी नाक के निचले सिरे और होंठों तक पहुंचती थी। इस ज़रब का खातिर खा असर हुआ और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो मैंने फुर्ती से उसकी गर्दन बगल में दबा ली।
और पैर मोड़कर पंजे से उसके चेहरे पर जोरदार जरब लगाई। फिर अचानक मैंने उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा तो मैंने पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी पर घूंसा रसीद कर दिया। चटाख की आवाज आई और उसकी खोपड़ी की हड्डी चटक गई। उस वक्त पहली मर्तबा मुझे अपने घूंसे की कुव्वत का अंदाजा हुआ। उस बेचारे के हलक से आवाज भी न निकल सकी। मैं उसे बेचारा ही कहूंगा, वो न जाने कौन था। मैंने तो इससे पहले उसे देखा भी नहीं था। ऐसे अफराद की जान लेकर मुझे हमेशा अफसोस होता था। कांता वहशी हिरनी की तरह एक तरफ खड़ी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और लकड़ी का बक्स उठाकर कहा, चलो अब यहाँ से निकल चलो। कांता ने सरगोशी की, नहीं कामरान, न जाने उन लोगों की तादाद क्या है। हो सकता है हम जिस रास्ते से जाएं वहां भी कुछ लोग घात लगाए बैठे हों। मैंने पूछा, तो फिर क्या यहीं खड़े खड़े जान देना चाहती हूँ? वो मुंह बनाकर बोली, मैं यहाँ खड़े रहने को कब कह रही हूँ। हम उस वक्त तक उस मचान पर बैठ सकते हैं जो बाबा ने खास तौर पर मेरे लिए बनाई थी। जब ये मनहूस यहाँ से दफा हो जाएंगे तो हम भी निकल चलेंगे। मैंने हंसकर कहा, तुम हो तो बावली, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत जहानत की बात करती हूँ। वैसे इस किस्म की बातें करती रहा करो, अच्छी लगती हूँ। उसने कहा, कोई गोली इस तरफ आ गई तो सारी शोखी हवा हो जाएगी। मैंने हंसकर कहा, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि हिंदुओं का क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। फिर मैंने बहुत मासूमियत से कहा, औरतों और मर्दों के क्रियाक्रम में कोई फर्क तो नहीं होता ना? जवाब देने के बजाय कांता ने मेरी पीठ पर एक धप रसीद किया और मुंह बनाकर बोली, तुम अगर वाकई ये चाहते हो कि मुझसे तुम्हारा पीछा छूट जाए तो मुझे यहाँ छोड़कर खुद निकल जाओ। मैंने हंसकर कहा, वाह क्या डायलॉग है। अगर मैं यही चाहता होता तो उस बदमाश का खून अपनी गर्दन पर न लेता। मैं आराम से लेटा हुआ तमाशा देखता रहता। वो तुम्हें उठाता और चला जाता। फिर मैंने उसकी कलाई पकड़कर उसे मचान की तरफ घसीटा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। कांता बंदर किसी फुर्ती से मचान पर चढ़ गई। दरख्त में वो रस्सा अभी तक मौजूद था जिसके जरिए हमने मंगल को नीचे उतारा था। मैंने जल्दी से वो रस्सा दूसरे दरख्त के तने से खोला और खुद भी मचान पर चढ़ गया। फिर मैंने बहुत एहतियात और फुर्ती से वो रस्सा ऊपर खींच लिया। मुझे यकीन था कि सूखे पत्तों के ढेर की वजह से वहां हमारे कदमों के निशानात नहीं होंगे। वो मचान घनी शाखों में घिरी हुई थी। आने वाले हमें उस वक्त तक नहीं ढूंढ सकते थे जब तक वो खुद भी मचान तक न पहुंच जाते, या फिर उन्हें नीचे से मचान पर हमारी मौजूदगी का सुराग न मिल जाता। अचानक कोई तेज आवाज में चीखा, अंदर जितने आदमी हैं सब बाहर आ जाओ, वरना हम इस कुटिया को बम से उड़ा देंगे। फिर लगातार कई फायर हुए। मैं हैरान था कि ये इलाका भला किस वीराने में है जहां ये लोग बिला खौफ खतर इतनी खौफनाक और तसलसल से फायरिंग कर रहे हैं। न सिर्फ फायरिंग कर रहे हैं बल्कि बम इस्तेमाल करने की धमकी भी दे रहे हैं। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि वो इस कुटिया को बम से उड़ा भी देंगे। मुझे कुटिया की तो इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वहां अब कोई काम की चीज नहीं रह गई थी सिवाय कांता के कपड़ों, बर्तनों और जरूरियात की दूसरी चीजों के। मुझे तो उस जीप की फिक्र थी जिसमें हम यहाँ तक आए थे। अगर वो लोग जीप को तबाह कर देते या अपने साथ ले जाते तो अच्छी खासी मुश्किल पैदा हो जाती। कराइन तो यही बता रहे थे कि आबादी वहां से बहुत दूर है। मैं तो खैर पैदल चल सकता था, मगर मुझे कांता की फिक्र थी। चलते चलते उसका तो हशर हो जाता। वो नाजुक सी लड़की थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त वो नंगे पैर थी। हमने इतनी उजलत में उसे कुटिया से बाहर धकेला था कि उसे चप्पल तक पहनने का मौका नहीं मिला था।